Hi guys, welcome back to the channel. In today's class, we are going to start our new chapter, that is economic importance of bacteria and fungi. Now, in this particular chapter, this chapter goes all around that how the bacteria and fungi they're economically important for our country. Now, सबसे पहले हम बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे जाने से पहले हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, उसकी मूवमेंट एंड ऑल उसके बारे में हम सब स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. अब हमें पता है बैक्टीरिया के थोड़े पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, लर्न करने हैं या फिर उसे थोड़ा रिमेंबर करना है ताकि हम उस वजह से हम उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ईजिली क्लियरली समझ सके. नाउ बैक्टीरिया आर द प्रिमिटिव ऑर्गन्स. कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? प्रिमिटिव ऑर्गन्स हैं विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं. उनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज एनक्लोज्ड विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पर्टिकुलर नेम दैट इज योर प्रोकैरियोट्स. ओके, तो इसलिए इनका नाम जो है दैट इज प्रोकैरियोट्स. नाउ बैक्टीरिया जो है मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. दैट इज ऑल्सो क्लियर कि जो प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट इज बैक्टीरिया. अब क्योंकि इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम है या न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है जो खुद एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज नहीं है, इसीलिए दिस दैट इज बैक्टीरिया इट कम्स अंडर प्रोकैरियोट्स. ठीक है, इसलिए किसके अंदर आता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है. सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. नाउ वी ऑल्सो नो कि जो बैक्टीरिया है वो एवरीवेयर, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड दे आर सो न्यूमरस इन नंबर. नो, तो देर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम एयर टू सॉइल टू फूड एंड टू बॉडी इटसेल्फ. ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ, स्किन, इंटेस्टाइन एंड वी ऑल्सो नो कि सम बैक्टीरिया दे आर बेनिफिशियल वाइल सम आर हार्मफुल. हार्मफुल भी रहते हैं और कैसे रहते हैं, बेनिफिशियल भी रहते हैं. तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, ऐसे सर्टेन एंजाइम सिक्रीट करते हैं जैसे विटामिन बी सिक्रीट किया जो हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल रहते हैं. नाउ गोइंग ऑन इट्स साइज, तो साइज में जाते हैं तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ में. इसका साइज है 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 0.5 माइक्रोमीटर थिक. तो यू कैन इमेजिन कि ये कितना स्मॉल है. नाउ अगर हम बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्लासीफाई करने लगें तो इसकी 4 मेजर जो टाइप्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं. फर्स्ट इज द कोकाई, देन बेसिलाई, स्पाइरला एंड विब्रो. तो कोकाई का मतलब है स्फेरिकल शेप्ड. ओके, तो मतलब ये जो है ये ऐसे करके स्फेरिकली शेप्ड प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं कोकाई. नेक्स्ट है बेसिलाई. बेसिलाई मतलब रॉड शेप स्ट्रक्चर है, तो दिस इज व्हाट हाउ योर बेसिलाई रॉड शेप बैक्टीरिया लुक लाइक. स्पाइरला मतलब कैसे बैक्टीरिया है, ट्विस्टेड बैक्टीरिया है इन दिस वे, सो दिस इज योर स्पाइरला बैक्टीरिया. विब्रियो मतलब दिस इज योर कॉमन शेप बैक्टीरिया. तो आई विल बी शोइंग यू डायग्राम्स. तो आई थिंक अब नाम और ये सब क्लियर है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो टू दीज 3 इंपॉर्टेंट टर्म जो एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई. व्हाट डज दिस ऑल मीन? डिप्लोकोकाई मतलब जब बैक्टीरिया पेयर्स में अक्कर होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, डिप्लोकोकाई. चेन्स में है तो स्टेप्टोकोकाई, और अगर क्लस्टर्स में प्रेजेंट है तो स्टेफाइलोकोकाई. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, देखिए कोकाई मतलब स्फेरिकली, अगर एक प्रेजेंट है तो दैट इज ओनली अ कोकाई. ठीक है, अगर 2 होंगे पेयर्स में प्रेजेंट है तो डिप्लोकोकस, अगर चेन में है तो स्टेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस मतलब बंचेस में प्रेजेंट है और दे आर प्रेजेंट इन द क्लस्टर्स. तो नेम से ही क्लियर है, डाई 2 एंड सो ऑन. बेसिलाई में जाते हैं तो बेसिलस कैसे हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया है, तो हमें ऐसे देखने को मिलते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया. सो नेक्स्ट इज योर स्पाइरलियम, जैसे हम स्पाइरल या कर्व्ड भी कहते हैं बैक्टीरिया. तो आप देख सकते हैं ये जो बैक्टीरिया है ये कैसे है, स्पाइरली है अरेंज्ड एंड कर्व्ड है, तो इसलिए इसका नाम ही ऐसा रखा गया है, दैट इज इट्स ईजी टू रिमेंबर. विब्रो मतलब कॉमा शेप, यू कैन सी ये कॉमा शेप दिख रहे हैं, तो दिस इज हाउ योर बैक्टीरिया लुक्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. विच बैक्टीरिया, विब्रो शेप बैक्टीरिया. अगर हम इस एक कॉमन शेप को मैग्नीफाई करके देखें तो इट लुक्स इन दिस वे. ठीक है, नेक्स्ट है हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. तो स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेल मेम्ब्रेन और एक इसका प्लास्टिड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंटेन्स द लिविंग सब्सटेंस जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. एंड व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म,
प्लस द न्यूक्लियस मटेरियल, ठीक है, जो उसका न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, इन दोनों को कंबाइन करके द टर्म विच इज सीन दैट इज प्रोटोप्लाज्म. नाउ प्रोटोप्लाज्म ये एक लिविंग सब्सटेंस, मतलब इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, विच इज सराउंडेड बाय अ नॉन लिविंग स्टिफ सेल वॉल. और जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है. और जो सेल वॉल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू, कि जो इसकी सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है. इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड नॉट ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज कब प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, बट बैक्टीरिया के अंदर इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट. नेक्स्ट, जब हम सेल वॉल के अंदर आते हैं तो दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन. तो एक थिन सेल मेम्ब्रेन रहती है सेल वॉल की इमीडिएटली उसके नीचे, उसके अंदर, दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म. नाउ देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. वी ऑल नो दैट कि बैक्टीरिया क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक है, तो इसके बाहर न्यूक्लियस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एनक्लोज नहीं रहता है, वो सिंपली क्या है, साइटोप्लाज्म में सेंटर में प्रेजेंट रहता है. तो इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन. नाउ this chromatin material is in the form of a single circle and is not enclosed in the nuclear membrane but is attached to the cell membrane at some point. Now next है कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, एंड इन सम केसेस क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, इसलिए दे कंटेन क्लोरोफिल टू. नाउ जो सम टाइम क्या होता है, एक स्लाइमी प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कैप्सूल, एंड इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल. जस्ट रिमेंबर इट कि जो कैप्सूल है वो सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होता है. ओके और कैप्सूल का मेजर फंक्शन है प्रोटेक्शन. तो देखिए डायग्राम पे अब हम आते हैं. डायग्राम में यू कैन सी कैप्सूल सबसे बाहर वाला है, ये जो ब्लैक कलर का है, दिस इज अ कैप्सूल. नेक्स्ट इज अ सेल वॉल उसके अंदर, ठीक है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, यू कैन सी. नाउ प्लास्टिड, प्लास्टिड इज व्हाट, योर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया. तो उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं. और एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम या इसका जेनेटिक मटेरियल तो सेंटर में प्रेजेंट होता है. नाउ ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. सो एंड एक लैशिंग मूवमेंट के लिए फ्लैजुलम इज प्रेजेंट एट द टॉप, जो कहाँ से पेयर्स आउट होता है, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. इन सबसे क्या, सेल मेम्ब्रेन की तो एक्सटेंशन है, बट सेल वॉल और कैप्सूल से पेयर्स आउट होता है बाहर की तरफ, और इस वजह से जो बैक्टीरिया है वो मूवमेंट करता है. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मूवमेंट, हैव अ लुक ओवर इट, कि फ्लैजुला विप लाइक फ्लैजुला होता है, और ये लैशिंग मूवमेंट्स क्या करता है, लैशिंग मूवमेंट्स करता है फ्लैजुला ऑफ द बैक्टीरिया. नेक्स्ट है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत मीन्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दे आर बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक. क्योंकि क्लोरोफिल एब्सेंट है तो अपना फूड नहीं बना सकते, इसलिए हेट्रोट्रॉपिक है रादर दैन बीइंग ऑटोट्रॉपिक. नाउ हेट्रोट्रॉपिक होने के साथ साथ ही बहुत सारे बैक्टीरिया सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं एंड पैरासिटिक भी हो सकते हैं. तो सेप्रोफिटिक नेम सजेस्ट कि जो अपनी नरिशमेंट है वो डेड और डिकिंग मैटर से लेता है. पैरासिटिक मतलब किसी लिविंग हॉर्स से अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ कर रहा है. नाउ अब बैक्टीरिया कैसे खाना अपने अंदर लेता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पावरफुल एंजाइम्स विच द बैक्टीरिया सिक्रीट. ये एंजाइम सिक्रीट करता है, और जहाँ भी फूड प्रेजेंट है, फूड के आसपास वो एंजाइम सिक्रीट करेगा, उस फूड को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर उसे एज अ सॉल्यूशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ द न्यूट्रिशन इज डन इन केस ऑफ बैक्टीरिया. रेस्पिरेशन मे बी एरोबिक ऑल्सो एंड एनारोबिक ऑल्सो. एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड वन टर्म इज रिटर्न की एक लाइन लिखी है, दैट इज द एनारोबिक बैक्टीरिया आर किल्ड इफ एक्सपोज टू एयर. अगर हम किसी एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा. क्वाइट क्लियर. नाउ मूविंग टू द रिप्रोडक्शन पार्ट. रिप्रोडक्शन पार्ट में क्या है, दैट इज इन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज ओनली एसेक्सुअल, कोई सेक्सुअल नहीं होती है. तो बेसिकली क्या रहता है, एसेक्सुअल मीन्स से रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज मीन्स बाय फिजन और सेल डिविजन.
ठीक है। फिजन का मतलब है ब्रेक डाउन, टूटना, एक सेल का ब्रेक होके दो सेल में बनना, दैट इज द फिजन, सेल डिवीजन। ठीक है। अब किसी भी सेल को डिवाइड करना है, दो सेल बनाने हैं, आगे फर्दर सेल्स बनाने हैं, तो उसका एक मेजर फंक्शन होता है कि उसके अंदर जितना भी चीज़ें हैं, भले ही साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस मटेरियल है या जो मर्जी है, उसे क्या होना होता है, डुप्लीकेट होना होता है। तो जो उसके अंदर सर्कुलर डीएनए है, दैट इट हैज़ टू डुप्लीकेट, डीएनए को क्या होना है, डुप्लीकेट होना है। तो डुप्लीकेट होने के बाद एक उसकी क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। जो कॉपी बनती है दैट इज एग्जैक्टली द सेम ऑफ द ओरिजिनल डीएनए। ठीक है। अब देखिए डुप्लीकेशन होगी, अब क्या होगा, फिजन स्टार्ट होगी। तो फिजन होने के लिए ये दो पार्ट्स जो हैं इट विल मूव अपार्ट। ठीक है। अपार्ट होने का मतलब है कि यहाँ से ब्रेक डाउन होगा अल्टीमेटली और दो सेल्स बन जाएंगे विद वन ओरिजिनल डीएनए और एक डुप्लीकेट डीएनए विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल डीएनए। इसका मतलब ये हुआ कि हर सेल में एक डीएनए जो है वो चला जाएगा। सो दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन इज सीन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। देखिए इसमें क्या होता है, दो बैक्टीरिया जो होते हैं डिफरेंट स्टेन्स का मतलब है कि एक पॉजिटिव स्ट्रेन का है तो एक नेगेटिव स्ट्रेन का है। तो ये दो स्ट्रेन्स के बैक्टीरिया बट सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए, दे कम टुगेदर और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द प्लाज्मिड जो एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो प्रेजेंट होता है उसके साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, मैंने आपको पहले भी बताया। अब क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो प्लाज्मिड जो है डोनर का वो रेसिपिएंट में ट्रांसफर होगा। डोनर मतलब जो डोनेट कर रहा है अपना प्लाज्मिड, एंड रेसिपिएंट मतलब जो डोनर का प्लाज्मिड अपने अंदर ले रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेसिपिएंट बैक्टीरिया। अब क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रही है थ्रू अ हॉलो ट्यूब लाइक एक्सटेंशन ऑफ द डोनर सेल। तो इस तरह से क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी देखी जाती है बैक्टीरिया के केसेस में। नाउ स्पोर्स टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस। अब हम पढ़ते हैं कि स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है जब भी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आती है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कभी भी बैक्टीरिया सेल के पास या उसके आसपास या उस जहाँ वो रहता है उसके आसपास एक अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, जैसे ड्राइंग अप ऑफ द वेजिटेशन या सब कुछ सूखा पड़ जाना एंड ऑल। तो इस केस में सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की वो एक स्फेरिकली मास में कन्वर्ट हो जाता है एंड विच बिकम्स थिक एंड हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर। अब उसके उसके इर्द गिर्द क्या बन जाती है, एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो जो अब एक सर्कुलर शेप का बन गया जिसके बाहर खुद एक प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट इज कॉल्ड योर स्पोर एज यू कैन सी। एंड दिस स्पोर इट रिजाइड्स इनसाइड द बैक्टीरियल वॉल। ठीक है, इसके अंदर ही रिजाइड करता है। अब जब कभी भी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये बैक्टीरिया की जो वॉल है ये रप्चर होगी और ये स्पोर बाहर निकल के क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए जब भी कभी स्पोर बनेगा, आइदर वे से दैट द सेल इज इन इट्स रेस्टिंग स्टेज, कि सेल क्या है, रेस्टिंग स्टेज में है, और आइदर वे से कि सेल को अनफेवरेबल कंडीशंस मिली इसीलिए वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्पोर में कन्वर्ट हो गया। नाउ सच स्पोर्स आर यूजुअली द रेस्टिंग स्टेज विच कैन विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन। क्या क्या विथस्टैंड कर सकते हैं, दिस कैन टॉलरेट हाईली एक्सट्रीम ड्राइनेस। ठीक है, जितने मर्जी ड्राइनेस हो जाए बाहर, ये स्पोर क्या होगा, किल नहीं होगा, मर नहीं जाएगा क्योंकि ये रेस्टिंग स्टेज पे हैं। समटाइम्स इट कैन नॉट बी किल्ड इवन एट हाई टेम्परेचर, बॉइलिंग वाटर, फ्रोजन कंडीशन में भी नहीं किल होगा। और तो और ये पॉइजनस केमिकल्स को भी टॉलरेट कर सकता है, इतनी इसमें क्षमता होगी। नाउ the spores can be carried far away by the and wide by the various means। किसके लिए क्या चाहिए, मैसेंजर चाहिए, विंड, वाटर, कॉन्टैक्ट, एनीथिंग। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी स्पोर जर्मिनेट होगा एंड द डोर्मेंट प्रोटोप्लाज्म बिकम एक्टिव। जो डोर्मेंट था मतलब जो प्रोटोप्लाज्म एक डोर्मेंट स्टेज में चला गया था वो फिर से एक्टिव होना स्टार्ट होगा एंड रप्चर होके वो क्या बन जाएगा, एक नए फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ जो स्पोर्स हैं दे आर सीन इन बैक्टीरिया ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। नाउ
स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। डोंट कंपेयर इट कि ये एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी स्पोर बनता है तो इट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट ये एक ऐसा मेथड है कि इट इज़ एन एस्केपिंग मेथड ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन, कि जैसे तैसे ये अनफेवरेबल कंडीशन से मैं एस्केप हो सकूं, तो इसीलिए वो क्या करता है, स्पोर्स बनाता है। नेक्स्ट इज द यूजफुल रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द मेडिसिन। अब देखिए मेडिसिन में कैसे इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया। फर्स्ट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, सीरम एंड वैक्सीन। तो सबसे पहले हम जाते हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स इज अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है विच इज प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है, जिस बॉडी में, मान लीजिए मेरी बॉडी में क्या है, डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया है, तो मेरे अंदर की जो बॉडी है इट विल सिक्रेट द एंटीबायोटिक्स, जो डिजीज कॉज कर रहे हैं बैक्टीरिया उनको स्टॉप कर देगा, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। सो दिस इज हाउ एन एंटीबायोटिक वर्क्स, ठीक है। तो आई विल रिपीट द डेफिनेशन वंस अगेन फॉर यू, दैट इज एन एंटीबायोटिक इज अ केमिकल सब्सटेंस produced by a living organism which can stop the growth of some disease causing bacteria or fungi. Now बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हम देखते हैं, पढ़ते हैं, इवन लेते हैं, एंड दैट इज देर ऑल्सो प्रोड्यूस, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रासाइक्लिन, पेंसिलिन, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। द इम्पॉर्टेंट वन इज कि पेंसिलिन इज द फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फंगस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक क्या है, दैट इज फंगस। तो इसकी हिस्ट्री हम थोड़ी सी जान लेते हैं। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में इसको डिस्कवर किया था। उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक कल्चर रखा था जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हो रहे थे, वो एक्सीडेंटली कंटामिनेशन में आई, कंटामिनेशन मतलब उसके कांटेक्ट में आई, किसके कांटेक्ट में आई, एक मोल्ड के, फंजाई के, दैट इज पेंसिलियम क्राइसोजीनम, ठीक है। तो ये इसकी जीनस और स्पीशीज हैं। तो इसके कंटामिनेशन में आते ही उसने ऑब्जर्व किया कि जो कल्चर था, बैक्टीरिया ग्रोइंग कल्चर था, वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, सप्रेस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंजाई ने क्या किया, सप्रेस कर दिया जो ग्रोथ थी बैक्टीरिया की उसे। तो इस वजह से द नेम इज गिवन पेंसिलिन। नाउ पेंसिलिन is the product of the mold, that is fungus, and is not a bacteria. Just remember it कि bacteria नहीं है, but it is a product of fungi. Okay. Now the antibiotic streptomycin was discovered next by Salman Waxman. This is very very important. ये ज़रूर आता है कि streptomycin किसने डिस्कवर की थी, that is Salman Waxman. in a similar way, और इसका जो ऑर्गेनिज्म का सोर्स था वो था Streptomyces griseus, ठीक है। तो यू कैन लर्न दिस। सो हेयर्स अ टेबल जहाँ पे आपको एंटीबायोटिक के नाम लिखे हैं, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि कहाँ से ये एंटीबायोटिक लिया गया है, इसका सोर्स क्या है, और इससे कौन से डिजीज़ जो हैं वो ट्रीट होते हैं। सो हैव अ लुक ओवर इट। इसमें 1 मार्क या 2 मार्क में आ जाता है कई बार, अदरवाइज इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, बट हाँ आपके जनरल नॉलेज के लिए इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए क्राइटेरिया फॉर अ गुड एंटीबायोटिक, कि एंटीबायोटिक तो मान लीजिए हम बना रहे हैं, बट इसका ये एंटीबायोटिक गुड है, बैड है या वर्स है, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो जो इसका फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि इट शुड बी एबल टू किल अ वैरायटी ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ब्रॉड स्केल में इसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उनको स्टॉप कर सके, ठीक है। ये इसका फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकेंड क्राइटेरिया, इट शुड नॉट प्रोड्यूस अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स, कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। थर्ड, इट शुड नॉट किल नॉर्मल बैक्टीरिया ऑफ द होस्ट, की जो हमारे अंदर या होस्ट के अंदर जो नॉर्मल यूजफुल बैक्टीरिया हैं ये उसको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय या किल ना करे। सो अगर ये 3 चीज़ें फुलफिल होती हैं देन द एंटीबायोटिक इज गुड एंटीबायोटिक। ओके, नाउ other uses of antibiotics is as food preservatives, especially for fresh meat and fish, ठीक है। तो इसमें भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है ताकि जो मीट है और फिश है वो क्या रहे, फ्रेश रहे, एनिमल फीड के लिए, एंड कंट्रोलिंग द प्लांट पैथोजेंस ऑल्सो। सो ये हमारा एंटीबायोटिक था।
अब हम सीरम के ऊपर आते हैं. व्हाट इज सीरम? आई होप कि आपको एंटीबायोटिक्स क्लियर है. सो in case if you have any doubt, do comment down. I'll see and I'll reply. Okay, now moving to the serum. Serum is what it is actually means, blood plasma from which the fibrinogen has been removed. This is very important. ठीक है, तो इसको important mark कर लीजिए कि सीरम की डेफिनेशन ज़रूर पूछी जाती है. ओके, सो व्हाट इज सीरम? ब्लड प्लाज्मा में से अगर हम फिब्रिनोजन को रिमूव कर दे तो जो बाकी बच गया उसे हम सीरम कहते हैं. फिब्रिनोजन इज अ प्रोटीन, ठीक है, जो ब्लड प्लाज्मा में होता है. नाउ इट मे कंटेन न्यूमरस केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग द एंटीबायोटिक्स और एंटीटॉक्सिन्स. ठीक है, एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स. टॉक्सिन्स का जो उल्टा है दैट इज एंटीटॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन्स को क्या करता है, सप्रेस करता है. Now, toxins are the poisonous proteins released by the pathogenic bacteria. I think आपको clear होना चाहिए ये, क्योंकि बहुत ही simple term है. During their growth or upon their breakdown after they die. Antitoxin is a substance produced in the animal body which react with the poison. जो toxin है उसके साथ react करता है and produced by invading germ. जो toxin है वो invading germs के द्वारा produce किया जाता है और उसके against जो act करता है that is called antitoxins. Now, serums contain antitoxins जो एक chemical substances है for a particular pathogen. हर pathogen के लिए अपना अलग अलग antitoxin होगा. Now, serums are used as a preventive measure against the bacterial invasion. Invasion मतलब अंदर जाना, invade करना किसी चीज़ को. तो for preparing serum, a small dose of bacterial toxin is introduced into the body of a healthy animal. This paragraph is very important. ठीक है, समझने के लिए भी एंड एग्जामिनेशन व्यू से भी. तो सीरम जो होता है उसमें क्या होता है, एंटीटॉक्सिन्स होते हैं जो पर्टिकुलर पैथोजन के लिए क्या कर, फॉर अ पर्टिकुलर पैथोजन. अब हमें जो एंटीटॉक्सिन्स है वो हम कैसे बनाते हैं, तो दिस इज द वे हाउ वी डू इट. Serums are used as a preventive measure against the bacterial invasion. Now, अगर हमें सीरम बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक बैक्टीरियल टॉक्सिन मतलब टॉक्सिन को, जो पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस है उसको हम एक हेल्दी एनिमल जैसे हॉर्स है, काउ है, उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके ब्लड में इंट्रोड्यूस कर देंगे. नाउ अब क्योंकि ब्लड में एक फॉरेन सब्सटेंस आया, इसीलिए उस पर्टिकुलर होस्ट या हॉर्स या काउ के अंदर विच इज़ पर्टिकुलरली होस्ट, ठीक है, तो उस होस्ट के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगी. एंटीबॉडीज़ अब क्योंकि हमने टॉक्सिन अंदर डाला है ब्लड में, तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होंगी, एंटीटॉक्सिन्स. तो जो बॉडी इट प्रोड्यूसेस एंटीटॉक्सिन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन. अब आफ्टर सेवरल इंजेक्शन ऑफ द सेम टॉक्सिन इनटू द ब्लड ऑफ सच एनिमल इज टेकन आउट. अब क्योंकि बार बार सेम टॉक्सिन हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी बॉडी से, और हम वो एंटीटॉक्सिन जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं फ्रॉम द हॉर्स या काउ या जिस भी हॉर्स में हमने वो इंट्रोड्यूस किया है. ऑन चिलिंग इट क्लियर्स अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, ठीक है, विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द क्लॉट एंड इज कॉल्ड द सीरम. तो इन दिस वे हम क्या करते हैं, सीरम को लेते हैं या उसे हम क्या करते हैं, बनाते हैं. नाउ स्नेक बाइट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग, ठीक है, पर्टिकुलर एंटीवेनम देते हैं हम, जो हम सिमिलर वे में करते हैं. नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ मेड इट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस द ह्यूमन जीन्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया, जैसे इकोलाई है, ठीक है. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ने ये एक हमें बहुत बड़ा एडवांटेज दिया है कि हम ह्यूमन जीन्स को भी एक सर्टेन सेल बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. तो दीज बैक्टीरियल कल्चर ग्रो वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, और जो पर्टिकुलर जीन जो डिपेंड होता है, द पर्टिकुलर जीन डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज बैक्टीरिया. सेम वे में ही जैसे मैंने आपको ये सीरम का ये वाला पैराग्राफ समझाया, सेम वे इट गोज विद द एंटीवेनम एंड द जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, दैट इज. तो हार्मोन जैसे इंसुलिन है, इट वॉज the first such substance was produced by E. coli. तो ये भी important है, you should learn. I think it's clear now. In case of any doubt, do message me. Now, देखिए, a few serum compounds produced by genetically modified bacteria are blood clotting factor 8 for the treatment hemophilia A.
हमें पता है हीमोफीलिया ए बी होते हैं, एंड जो उसके लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है दैट इज़ जो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, तो दैट इज द फैक्टर 8 और फैक्टर 9 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया बी, ठीक है. सो दिस इज ओके, इट्स क्लियर. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे और टॉक्सॉइड्स, ठीक है. देन विल स्टडी द रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया का जो रोल है रह गया, जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में एंड ऑल दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन. So this was all for today. I hope you enjoyed studying with me. Thank you so much.